का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। घुसपैठिए जो हमारे देश में रहते हैं, उन्हें देश में रहने का क्या कोई अधिकार होना चाहिए? जी हां, बड़ा सवाल आज जो हम आपके सामने रख रहे हैं, कब वापस भेजे जाएंगे रोहिंग्या घुसपैठिए? 40,000 से ज्यादा की संख्या में रोहिंग्या घुसपैठिए हिंदुस्तान में रह रहे हैं 2012 से। आखिरकार उन्हें अब तक क्यों नहीं हिंदुस्तान के बाहर किया गया? अब तक 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग सामने आ चुके हैं, जिसकी बात हम आपको कह चुके हैं। कई ऐसे रोहिंग्या घुसपैठिए हैं जिनके पास भारतीय पहचान पत्र है। अब उनका क्या होगा? उनकी शिनाख्त अगर हो जाती है तो क्या ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाला जा सकता है? सिर्फ रोहिंग्या घुसपैठियों पर ही क्यों बातचीत हो रही है? बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बातचीत क्यों ना हो? और अगर होगी तो उनकी शिनाख्त कैसे होगी? किन किन राज्यों में होगी? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ साथ भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, तमाम विदेशी नागरिक जिन्हें हिंदुस्तान में आकर शरण लेनी है, उन्हें शरण दी जा सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इसमें मुसलमान वर्ग क्यों गायब है? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? ये तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जो आज हमारे देश के सामने हैं, और इसलिए भी ज्वलंत हैं क्योंकि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में साफ तौर पर कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ अभय दुबे जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, विनोद बंसल जी वीएचपी से, संगीत रागी जी संघ के विचारक, मौलाना अतर हसन दहलवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जफर अमीन साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल राजीव जेटली जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, 48 महीने की जब आपकी सरकार हो गई, तब लोकसभा में गृह मंत्री ने बयान दिया कि घुसपैठियों को निकाला जाएगा। ऐसा लग रहा है कि राजीव जेटली जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन यह सवाल मैं संगीत रागी जी आपसे समझना चाहूंगा फिर। और उसके बाद 48 महीने के बाद जब गृह मंत्री ये कहते हैं कि हमें घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना होगा, उनकी शिनाख्त की जानी चाहिए, आज 51 महीने की सरकार के बाद ये कहा जाता है कि हम दृढ़ निश्चय हैं कि बाहर निकालेंगे। सवाल ये उठता है कि 4 साल सरकार के हो गए और उसके बाद अब अचानक नींद क्यों खुल रही है? देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है और सरकार निकालने की प्रक्रिया कर रही है जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन रोहिंग्या मुस्लिमों को, या जो शरणार्थी आए, वो शरणार्थी हम उन्हें नहीं, शरणार्थी का दर्जा नहीं देते, जो बाहर से घुसपैठिए आए उनको प्रश्रय देकर के यहाँ पर कौन रखा? क्या कारण है कि मतलब आप सोच सकते हैं कि बॉर्डर से इतने सारे स्टेट्स हैं, वहाँ न आकर के, वो नज़दीक में न रह करके वो कश्मीर के अंदर जम्मू क्षेत्र में बसाए जाते हैं, हरियाणा के अंदर जो है वो मेवात के अंदर बसाए जाते हैं। आप कहना क्या राजस्थान में सोची समझी साजिश है, और साजिश है तो किसने की? देखिए, मेरा दो चीजें हैं। ये साजिश का एक हिस्सा है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। एक दूसरी बात, जो आसाम की बात है, हमारे पास रिपोर्ट के बाद कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं। जर्नलिस्ट के सिन्हा की रिपोर्ट आई थी, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट आई थी। ये सारे रिपोर्ट इस बात की ओर प्रमाणित करते हैं, इस बात की ओर इंगित करते हैं कि बांग्लादेशियों से बहुत बड़ा घुसपैठ हुआ है, जो भारत की जो रिलीजियस सही समझ रहा हूं तो आप दरअसल ये संकेत देना चाहते हैं कि आपके पहले की सरकार यानी कि यूपीए ने साजिश के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में घुसकर रहने की इजाजत दी। मैं बस 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं मैं आपको बोलूंगा जी। देखिए, आसाम के अंदर हितेश्वर साकिया ने अपने फ्लोर पर, असेंबली के फ्लोर पर कहा था कि बांग्लादेशी 1 करोड़ बांग्लादेशी यहां आकर के घुसपैठ करके रह रहे हैं। आप इंद्रजीत गुप्ता जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने खुद पार्लियामेंट में इस बात की घोषणा की कि 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी जो है, इसमें कोई शक नहीं है रागी जी। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा आज ये है कि आज रोहिंग्या के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इतनी आक्रामक क्यों है? और सीधे तौर पर आपने अभी कांग्रेस के ऊपर आक्षेप उठाया, इसलिए मुझे अभय जी से सवाल का जवाब देना पड़ेगा। रागी जी, मैं एक सेकंड अभय जी, भाई आप कितनी साजिश करते रहेंगे और कब तक करते रहेंगे साहब? जी देखिए, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देश से है। जब अजय जी हम डिबेट कर रहे हैं, उसके ठीक 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी आसाम के जनरल सेक्रेटरी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, दिलीप साकिया जी,
उन्होंने कहा कि जो एनआरसी के कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने जो प्रोविज़न किया है नया सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है कि 15 पहचान की अपेक्षा 10 पहचानों के साथ फिर से उन लोगों को मान्यता दे दी जाएगी। तो उन्होंने ये प्रेस रिलीज में लिखा है कि लाखों लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, ये एनआरसी बहुत गलत कर रहा है। आसाम में एक स्टैंडर्ड है, यहाँ एक टीवी की डिबेट में एक स्टैंडर्ड है। एक दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय साथी से कि ये तय कर दिया गया था पहले, हमने 1.5 लाख डिपोर्टेशन किए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में उन्होंने मेंशन किया है कांग्रेस की सरकार में। वो ये कह रहे हैं कि बाद में जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट ने 42,338 लोगों को घोषित कर दिया कि ये विदेशी हैं, उनमें से सिर्फ 2,000 ही डिपोर्ट किए। क्या कर रही थी 4 साल से मोदी सरकार? अच्छा, लेकिन अब जब चुनाव आ गए तो राजनीति करने आते हैं। अभय जी, लेकिन एक सवाल आपकी सरकार पर भी बनता है, एक सवाल आपकी सरकार पर भी बनता है। 2012 में, नहीं अभय जी जरा ये बात सुनिए, 2012 में सबसे बड़ी खेप रोहिंग्या की हिंदुस्तान में पहुंची। तो यूएन का कहना है कि 17,000 रोहिंग्या पहुंचे थे, लेकिन तकरीबन 35,000 रोहिंग्या उस वक्त हिंदुस्तान पहुंचे थे, जिनमें से सिर्फ 11,000 के पास दस्तावेज हैं, बाकी गैर कानूनी हैं। आपकी सरकार ने क्या किया था उस बाबत? आज तक कोई आवाज उठाई क्या? देखिए अजय कुमार जी, ये सरकार कोई सी भी हो, इन्फिल्ट्रेशन का, घुसपैठ का मामला जारी है। जब तक हम सारी बॉर्डर्स को सील नहीं कर पाए तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। क्या इन 4 सालों में घुसपैठ नहीं हुई, आपका ये कहना है? ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये प्रॉमिस किया था कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को हम नागरिकता हर हाल में देंगे जम्मू कश्मीर में। आज आर्टिकल 35A पर बात करने को तैयार नहीं है। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जब हम डिबेट कर रहे हैं, भारत की सरकार उस आर्टिकल 35A को स्ट्रक डाउन। चलिए, आपने जो अभी सवाल उठाया, राजीव जेटली जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजीव जी जवाब दीजिए इसका प्लीज। देखिए, पहली बात यह है कि हमें जब डिबेट कर रहे हैं तो सबसे पहले चाहे कांग्रेस है चाहे दूसरी पार्टी के प्रवक्ता है, इनको बात समझनी होगी कि हम डिबेट कर रहे हैं इल्लीगल तरीके से घुसपैठियों के बारे में, हम शरणार्थियों के बारे में डिबेट नहीं कर रहे हैं। जब आप कहते हैं पाकिस्तान से जो हिंदू आए, अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि पाकिस्तान से जो हिंदू आए उन्हें आप मान्यता कैसे दे सकते हैं, और जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठी आए उनके ऊपर ये चर्चा क्यों कर सकते हैं कि उन्हें बाहर निकालना, यही चर्चा का विषय है। अभी आपने बोला कश्मीर में आए पाकिस्तान के लोगों को मान्यता दी जाएगी, अभी आपने कहा ये बात। अरे आप नहीं नागरिकता दे रहे हैं उनको, ये कह रहा हूं मैं। आपने मैनिफेस्टो में कमिट किया आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 370 तब तक नहीं दे सकते। बहाने बनाना बंद कर दीजिए। आप कहिए ना कि हम आर्टिकल 35A हटाना नहीं चाहते। आप एक नोटिफिकेशन लाइए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, किसने आपको मना किया है? आप बार-बार क्यों? आप लोग दोनों फिर मुद्दे से माफ कीजिएगा, आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं, आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। अभय जी और राजीव जी, अभय जी और राजीव जी, आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। हम आज मुद्दे पर स्पष्ट तौर से ये है कि घुसपैठियों को, राजीव जी घुसपैठियों को बाहर निकालने की सनद 48 महीने बाद सरकार को आती है, और 51 महीने बाद पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि हर कीमत पर भारत सरकार उसे बाहर निकालेगी। रोहिंग्या के मसले पर बात कीजिए। पहले बताइए कि 48 महीने बाद क्यों नींद खुली? देखिए, 48 महीने के बाद नींद नहीं खुली। ये पहले भी चर्चा हो चुकी है। हमने कहा कि जिन लोगों को पाकिस्तान ने अपने अंदर आने के लिए मना कर दिया, जिसके लिए जो बांग्लादेशी के मूल निवासी थे, म्यांमार से आए थे, बांग्लादेश ने भी कहा कि हमारे देश के लिए सबसे बड़े खतरा अगर कोई है तो रोहिंग्या मुसलमान हुए। और म्यांमार जिसने बाहर निकाला, हम कहते हैं कि जब सभी कंट्रियां, जिसे इस्लामिक कंट्रियां कहा जाता है और जहां के वो मूल निवासी हैं, अगर वो कंट्री उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो हमारे कांग्रेस के साथी या दूसरी राजनीतिक पार्टी उनकी आज क्यों उनके फेवर में खड़े? कपिल सिब्बल जी किसके फेवर में खड़े थे? रोहिंग्या मुसलमानों के फेवर में खड़े थे। बार बार कांग्रेस के वर्जन किसके लिए आ रहे हैं? रोहिंग्या मुसलमान के लिए। अब मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, अब मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, सुनिए, मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, बात यह है। अच्छा जेटली साहब, जरा दिल्ली साहब सुन लीजिए। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, जेटली साहब, बात यह है अवैध जेटली साहब जरा दहलवी जी की बात सुन लीजिए, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान जुड़ा है, चाहे आप कहें या ना कहें, अंततः मुद्दा वहीं आएगा।
अजय, सबसे अहम तरीन चीज़ तो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हर भारतीय के लिए, सबके लिए अहम तरीन चीज़ है जी। बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर वो गैरकानूनी तरीके से मुल्क में रह रहा है, वो यकीनी तौर से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। और सरकार ने बहुत देर से कदम उठाया, सभी कह रहे थे। लेकिन मैं इनसे बड़े सम्मान के साथ एक बात पूछना चाहता हूं, अफगानिस्तान से 60,000 से ज़्यादा लोग, अफगानिस्तान का बॉर्डर तो हमसे नहीं लगता है ना, बीच में पाकिस्तान पड़ता है। आज हम 12 फ्लाइट वहां रोज़ाना ऑपरेट करते हैं, पंजाब से दूसरी जगहों से। उन सबको हमने लाके कहाँ बसा? दिल्ली के पोश इलाकों में। किस लिए? क्योंकि वो भी मुसलमान थे, मगर उन मुसलमानों से इसलिए ख़तरा नहीं क्योंकि हमारे साथ अफगानिस्तान के वाणिज्य जो संबंध हैं, क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर ज़माने में अच्छे रहे हैं। अकालियों का बड़ा पैसा अफगानिस्तान में इन्वेस्ट, ये सब जानते हैं। हमारा कहना है अजय, बिल्कुल संक्षेप में, कि कांग्रेस और बीजेपी सीधा मुद्दा ये साफ करना चाहिए, और साथ साथ रागी साहब को भी, भाई गैर कानूनी तरीके से किसको आप कह रहे हैं? अभी बड़े हमारे रागी साहब ने कहा कि साहब राजेश्वर साहब की रिपोर्ट थी, सिन्हा साहब की रिपोर्ट थी, जिस ढुबरी और बारपेटा को बुनियाद बना के आप एनआरसी लाने की बात कर रहे थे। एनआरसी तो 1951 से मौजूद था। बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी निगरानी में करवाया, ढुबरी और बारपेटा में सबसे कम एनआरसी यानी बांग्लादेशी घुसपैठिए पाए गए। तो ये जो विरोधाभास है, लबोलबाब क्या है? लबोलबाब ये है, बिल्कुल हो रही है। सवाल ये है कि बीजेपी या संघ या वीएचपी उन 16 लाख हिंदू बंगालियों की बात क्यों नहीं कर रही, जिनके बारे में आंसू ये कह रहा है क्या इलीगल बांग्लादेशी हिंदू या मुसलमान हम आसाम में नहीं रहने देंगे। चर्चा कर दीजिए। बंसल साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, सबसे पहले तो दलवी साहब को बता दूं कि जिन्होंने अफगानिस्तान के घुसपैठियों की बात करी और आकर के वो लोग बसाने की बात करी, जब इनको पता है तो क्यों नहीं ये उनको अपने नहीं शरणार्थी अलग बात है, घुसपैठी अभी बात घुसपैठियों की हो रही है, अभी शरणार्थियों की बात नहीं हो रही। देखिए, शरणार्थियों को शरण देना भारत की संस्कृति का पार्ट रहा है और भारत की ये बाकायदा पॉलिसी है। लेकिन दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। आप देखिए, दोनों बात ये अंतर है, एक तो घुसपैठी है जो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया और फिर घर में घुस करके एक तो घुस आया और दूसरा मेरे को ही मार रहा है, मेरे खिलाफ ही कांड कर रहा है। अब मुझे बताइए, मैं उसको कैसे रहने दूं जो अपने घर में नहीं रह सका, जो जिसका पड़ोसी उसको रखने को तैयार नहीं है। आखिरकार वो मैं अपने घर में क्यों अपने खतरा मोल लूं? एक बात। और इस बात के लिए बिना किसी अक्रॉस द पार्टी लाइन और अक्रॉस द रिलीजन वी शुड कम यूनाइट एंड फाइट फॉर अगेंस्ट देम। मैं कहता हूं उसमें जो है ना जी, वो कोई भी किसी भी कंडीशन में, अवैध दुबे जी, इस बात पर आपका एतराज है क्या? बांग्लादेशी मुसलमान हो वो उसको भारत इस बात पर आपका एतराज है क्या? नहीं, देखिए अजय जी देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि डिपोर्टेशन होना ही चाहिए। मैं ये पूछता हूं सीधी सी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बांग्लादेश की सरकार से उन लोगों के डिपोर्टेशन की सरकार ने क्या बात की, ये हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करिएगा। अभी बांग्लादेश के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने बयान दिया है कि भारत के गृह राज्य मंत्री ने हमें आश्वस्त किया है कि एक भी आदमी को हम डिपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये दोहरा चरित्र और मापदंड बंद करना चाहिए। सरकार को आके ऑफिशियल स्टैंड बताना चाहिए कि क्या बांग्लादेश से डिपोर्टेशन के बारे में बात की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कि नहीं है? सलमान खुर्शीद आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कि नहीं है? क्या इनका टीवी का वर्जन? अरे छोड़िए, अरे कहाँ आप सरकार है, आप कांग्रेस पार्टी है, प्रतिपक्षियों के बयान पर कब तक मुखौटा लगाएंगे? रखना चाहिए। आप करिए ना कार्रवाई। आप ये बताइए बांग्लादेश से क्या बात की है डिपोर्टेशन के लिए, ये बताइए। क्या 40 लाख लोगों को पुशबैक करेंगे? ये बता दीजिए। असम में आपके देखिए, जो भी अवैध रूप से इस देश में रह रहा है उसको यहाँ से निकालना, उसको एनआरसी के अंदर एक रिपोर्ट बनाना। एनआरसी की रिपोर्ट तो आ चुकी है, आपके सामने है। अब जो लोग एनआरसी में नहीं है, जो भारत के नागरिक नहीं है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्यों लड़ाई लड़ रही है, ये बताइए पहले। अवैध घुसपैठियों के लिए कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व क्यों लड़ाई लड़ रहा है, क्यों उनके बचाव में खड़ा है? क्या चाहिए आपको? विदेशी वोटर, आपको अपने देश के वोटर की यहाँ पर क्या सोच है, आइए जरा इसे समझ लेते हैं। आशुतोष, घुसपैठी अचानक हमारी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण शब्द हो गया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए अजय, पहली बात तो ये कि दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि भारत सरकार को एक बात ये स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर उन्होंने बनाया है तो इनको डिपोर्ट करने का उनके पास कोई प्लान है या प्लान नहीं है। दूसरी बात, क्या ये मानवीय स्तर पर संभव है या संभव नहीं है? तीसरी बात, जिनको ये घुसपैठिए या शरणार्थी कहते हैं वो हैं कौन? क्या
घुसपैठिए सिर्फ वही हैं जो म्यांमार से आए हैं या म्यांमार से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। क्या वो सिर्फ मुस्लिम है? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उसमें सिख नहीं है? क्या उसमें जैन नहीं है? क्या उसमें बौद्ध नहीं है? तो इस देश, हमारे देश हमारे देश की सुरक्षा, जेटली साहब, आप अवैध घुसपैठियों को आप ह्यूमन ग्राउंड पे कहते हैं। जेटली साहब, आप राजनीति के लोगों से बात कर लीजिएगा, मुझे बात करने दीजिए। आप यहाँ पे आपको अपने देश के नागरिकों पे यकीन नहीं है क्या? अरे मुझे बात कर लेने दीजिए, मुझे अपनी, नहीं तो मैं चुप हो जाता हूँ। लोगों को लाकर अपने आप को वोट डलवाने पड़ते हैं। अपने देश के नागरिकों का भी सम्मान करें। अच्छा राजीव जी, जरा आशुतोष की बात सुन लेते हैं पहले। आशुतोष अपनी बात खत्म कर। राजीव जी, आशुतोष अपनी बात बस खत्म कर रहे हैं। आशुतोष प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए आप। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश के अंदर नागरिकता की एक परिभाषा होगी या धर्म के आधार पर नागरिकता की परिभाषा अलग होगी? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी, धर्म के आधार पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर की है। अब जरा जफर अमीन साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, केंद्र सरकार और खास करके भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को लेकर अभी अपनी नीति स्पष्ट तौर से सामने रख रही है। आशुतोष कह रहे हैं क्या धर्म आधारित नागरिकता हिंदुस्तान में उसका स्थान बड़ा होगा? जफर अमीन साहब, देखिए, बहुत सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसने इसको छेड़ा है और 2019 के चुनाव में उसको कैश कराने के लिए और हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। काम इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, अरे हमारी बात सुन लीजिए, हम तो सबकी बात सुन रहे थे। देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया। लग रहा है हमारी बात सुन लीजिए, आपकी बात तो सारी झूठी बातें हम सुन रहे थे। पाए जा रहे हैं, बावजूद उसके झूठ नहीं बोलते हैं। हमें आप वोट दीजिए, हमारी बात सुनिए। विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री है गुजरात के, घुसपैठिए नहीं है, हमें वोट देते रहिए। वो कहाँ के हैं? देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश देख रही है, आपको पूरा देश देख रहा है। आप बताइए की खातिर बांग्लादेश के मेरा सवाल जेटली साहब, एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति से, एक राष्ट्रभक्त पार्टी के राष्ट्रभक्त प्रवक्ता से मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा ये 40 विजय रूपाणी और विपल देव जैसे आरएसएस के मेंबर जो घुसपैठी हैं नहीं देश में। मेरा एक राष्ट्रभक्त पार्टी के राष्ट्रभक्त प्रवक्ता जेटली साहब से बड़े अदब से सवाल है कि जिस दिन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, ये मैं नहीं कह रहा, बांग्लादेश टाइम्स निकालिए, गूगल आपके पास होगा, पहला फोन बांग्लादेश त्रिपुरा के मुख्यमंत्री किसको करते हैं आभार प्रकट करने के लिए? बांग्लादेश की, सुन लीजिए भाई, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। त्रिपुरा का बिजनेस आज की तारीख में सभ्यता किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा क्यों मना करता है कि एनआरसी हमारी लागू नहीं होगा? क्योंकि एनआरसी त्रिपुरा में इसलिए लागू नहीं हो सकता कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री खुद बांग्लादेश के मूल निवासी हैं। जब आप सुनिए, आप मेरी बात को, आप अरे सुनिए, जेटली साहब जवाब दीजिए। त्रिपुरा के अंदर जब ये डिमांड हुई कि पूरे देश के अंदर एनआरसी होनी चाहिए, क्यों त्रिपुरा ने कहा एनआरसी नहीं होना चाहिए? क्योंकि त्रिपुरा के 26% जो मूल निवासी हैं वो लगातार घट रहे हैं और बांग्लादेश से आए हुए कुछ लोग हिंदू हैं और मुख्यमंत्री खुद बांग्लादेशी है, इसलिए हम आज चुप हो जाते हैं। अरे 16 लाख अभी मैं तो बिल्कुल साथ खड़ा हूं। शरणार्थी को, एक एक अवैध भारत में घुसपैठिए को बाहर से निकलना चाहिए, पर आप मुझको जवाब दीजिए, उन 16 लाख हिंदू बंगालियों का क्या होगा? उन 16 लाख बांग्लादेश हिंदुओं का क्या होगा जिनको आंसू कह रहा है? समझाइए हमें। इसमें कोई शक नहीं है कि घुसपैठियों को लेकर लगातार चर्चाएं आम होती रही हैं, लेकिन यह बताइए कि आखिरकार उन तमाम लोगों का जिनका नाम इस लिस्ट में डाला जाए, जिनके घुसपैठिए कहेंगे, उनको निकाल कर भेजेंगे कहां? भाई संयुक्त राष्ट्र भी कहता है आप जबरन किसी को किसी दूसरे देश नहीं भेज सकते, खास करके तब जबकि वहां पर परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। कहां भेजेंगे? शिनाख्त कर भी ली तो कहां भेजेंगे? ऐसा है अजय जी, पहले इस संदर्भ को समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर उनको बंद कराइए तो मैं बोलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे देश के एक मिनट शरणार्थी के विचारक पर संगीत जी हमारे साथ मौजूद है। एक मिनट राजीव जी प्लीज, एक मिनट हमारी सरकार का दायित्व। बिल्कुल, एक सेकंड क्षमा चाहता हूं जी। संगीत जी प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर राजीव जी के पास चलते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आसाम के अंदर और सीपीएम ने बंगाल के अंदर न सिर्फ घुसपैठियों को आने दिया बल्कि प्रश्रय दिया और
रिपोर्ट्स जो कहती हैं वो वहाँ की रिपोर्ट से कहती हैं कि उनको वोटर लिस्ट में नाम डलवाने की सारी कवायद कांग्रेस पार्टी और सीपीएम ने किया। इतिहास उसके बहुत बड़े वोट बैंक बन गए। बताइए, और आपने बांग्लादेश को कमिट किया कि नहीं किया कि एक भी डिपोर्टेशन नहीं होगा? आप बड़े बदतमीज आदमी जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत डिक्लेयर कर दिए गए, सभ्यता नहीं है कि आप कहां है आज? ये चाटुकारों की परंपरा, चारण परंपरा के प्रवक्ताओं से सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है। आप जरा सा सुनिए, सभ्यता आप ही के अंदर है। ये देश बुनियादी सुन लीजिए, आप ही के एक बड़े नेता आसाम में कहते थे कि हम सत्ता में इसलिए हैं अली और कुली के सहारे हैं। आप जानते हैं ये बात, अच्छी तरह जान लीजिए। सारे अराजक जब आया अब तो सुप्रीम कोर्ट अनैतिक काम करें और आप दुहाई हमको देते हैं। हम तो एक बता दीजिए, यदि डिपोर्टेशन पर क्या बात, डिपोर्टेशन पर बांग्लादेश से क्या बात? 200 साल भी होगा तब भी जितने बांग्लादेशी यहाँ पर आ गए हैं उनको हटाना मुश्किल होगा। नहीं कर सकते। मुझे कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। आशुतोष ने सवाल किया था, उस पर मैं जवाब दे दूं। ये बिल्कुल सही बात है कि जितनी जनसंख्या आज के दिन में है, 1998 में कांग्रेस पार्टी के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मुख्यमंत्री थे उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि बहुत सारे बांग्लादेशी आकर के बस गए, लेकिन हम पब्लिकली इसको इसलिए नहीं बात कर सकते क्योंकि हमारे लिए पॉलिटिकली बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि बहुत बड़ी समस्या है, इसका निदान इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। चुनाव के ठीक पहले इसको उठाने का मकसद क्या है? ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और मुझे राष्ट्रीय मुद्दे पर एक राष्ट्रीय बहस क्यों ना हो? बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए रुक रहे हैं। क्षमा चाहता हूं, मुझे एक ब्रेक यहां पर लेना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें, बहुत सारे लोग अपनी बातों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को ट्विटर और फेसबुक के जरिए बड़ा सवाल पर भेज रहे हैं। तुरंत वापस आते हैं, वो आपके सामने रखेंगे और साथ साथ इस बहस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि अगर आप शिनाख्त कर भी लेते हैं तो क्या कर सकते हैं। और अब तक आप जानते हैं, एक भी रोहिंग्या को हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकाला है। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज का बड़ा सवाल जो आपके सामने हम रख रहे हैं, आखिरकार रोहिंग्या घुसपैठियों को कब बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर से यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि सरकार की भी प्राथमिकता है कि उन तमाम घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाएगा जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में आपकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जिसमें से कुछ एक अभी आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, जो ट्विटर और फेसबुक पर आप अपनी राय सामने रख रहे हैं। विशाल मंडल जी लिखते हैं, आखिर नागरिकता की जांच में बुराई क्या है? जो देश के नागरिक हैं उन्हें क्या चिंता होगी? अगली आपकी प्रतिक्रिया तमाम ऐसी एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जो अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपके सामने हैं। इस बीच हम आपको ये बता दें, हमारे साथ विनोद बंसल जी वीएचपी से, संगीत रागी जी आरएसएस से, मौलाना अतर हंसल दहलवी, राजीव जेटली जी बीजेपी से, जफर अमीन साहब समाजवादी पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस से और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल आशुतोष यही है जो आज एक बार फिर, घुसपैठी अगर हम आइडेंटिफाई कर भी लें, उनको बाहर कैसे निकालेंगे? आपने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन क्या वाकई में कोई रास्ता है या दरअसल ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? आशुतोष, देखिए, मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी कोने में कभी इस तरीके से शरणार्थियों को हटाया गया। जो म्यांमार ने दुनिया के सामने जो नज़ीर रखी है, जहां उन्होंने करीब 7 से 8 लाख लोगों को ज़बरदस्ती या तो उनके महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, या उनके बच्चों के पेट फाड़े गए, या फिर उनको उनके घर जला दिए गए, बेदखल कर दिया गया, और जिस तरीके से उनको भेजा गया, क्या वो तरीका हिंदुस्तान अब अख्तियार करेगा? अगर नहीं करेगा, पाकिस्तान चले जाइए, अगर रास्ते से बात तो वो बताइए किस रास्ते से वापस भेजना है। प्रवक्ता साहब, आप कांग्रेस के लोगों से लड़ लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। घुसपैठियों को नहीं निकाला जाता, आप सुन लीजिए। बात की वकालत कर रहे हैं आप, ये तो सोचिए पहले। अरे आप अवैध घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं कि उन्हें नहीं निकाला जा सकता। जेटली साहब, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं, इसलिए कृपया आप मुझे बोलने दें, कृपया मुझे बोलने दें। जब आपकी दूसरी पार्टियों के लोग हों तो आप दखल करें तो अच्छा लगेगा, और यही मुझे लगता है कि हिंदू परंपरा भी है, यही हिंदू सभ्यता भी है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं, क्या इतने लोगों को उठा के आप कहां फेंकोगे? समंदर के अंदर फेंकोगे, जंगल में फेंकोगे, बॉर्डर फेंकोगे, कहां फेंकोगे? भारत की एक संस्कृति है, उस संस्कृति में आप उस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकते जिस तरीके से म्यांमार की सरकार कर सकती है, जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार कर सकती है, जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर सिंगली सरकार ने किया। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं? बंसल जी प्लीज, बंसल जी, अजय जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि अभी नए नेता से पत्रकार में घर वापसी करके आशुतोष जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। इसमें 2-3 बातें कही हैं कि डिपोर्ट कैसे करोगे, मानवीय आधार होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए।
मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार इन आशुतोष जी को और जो म्यांमार के मुसलमानों के लिए अपना प्राणपण से सपोर्ट करने वालों के लिए मैं ये बात पूछना चाहता हूं, आखिरकार ये मानवीयता और ये जो धर्म और ये कहना चाहिए कि इनके प्रति सहिष्णुता और ये इनके प्रति भारतीय संस्कृति का उदारता, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होती है या कहीं ना कहीं हिंदू शरणार्थियों के लिए भी एप्लीकेबल होती है? मैं जवाब दे मुझे बताइए, जब हिंदू शरणार्थियों की बात आती है तो सब लोग बिल में घुस जाते हैं, और जब नहीं रुकिए पहले रुकिए आशुतोष जी। आशुतोष जी, मैं कहना चाहता हूं, आपको पता है, आप तो बड़े वर्ष पत्रकार भी रहे हैं और अब दोबारा हो गए हैं, मुझे बताइएगा मई 2018 में अभी लेटेस्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, आपने उनके बारे में तो बहुत कुछ कह दिया कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ क्या हुआ, रोहिंग्या मुसलमानों ने क्या किया ये भी बता दो देश को। आपका मुखारबिन से देश ये भी सुनना चाहता है कि आखिरकार वो रोहिंग्या मुसलमानों को इंटरनेशनल ने आपको आतंकवादी कहा। आपको पता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की आप बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं। उसी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बजरंग दल और वीएचपी को आतंकवादी कहा, किसकी बात मानेंगे? नहीं, अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल इतनी ज्यादा रिलायबल है तो वही एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि आपने जिस तरीके से दारा सिंह को ले जाके और आपने पादरी को जिंदा जलाया था, उसने तो आपको भी आतंकवादी कहा था। क्रिमिनल वो सेगमेंट है, उनको गोली मार देनी चाहिए। मैं कहता हूं क्यों नहीं होना चाहिए? जो देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, शांति के लिए खतरा है। आपके पास, लेकिन मुझे लगता है कि अभय जी कुछ कहना चाहते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। अभय जी, आपत्तिजनक बात है कि ये कहते हैं कि रोहिंग्यास को मैं इतनी हिमायत नहीं कर रहा कि रोहिंग्या मुसलमान है, लेकिन ये कौन सी संस्कृति है जो ये कह रहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को गोली मार देनी चाहिए? ये कौन सी संस्कृति है? आप लोगों को उकसा रहे हैं, अजय जी, आप लोगों को बरगला रहे हैं। अजय जी छोड़िए, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए टीवी पर, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमें। अभय दुबे जी प्लीज, इनको सरकार चाहिए बस। देखिए, मैं बहुत साधारण भाषा में ये समझना चाहता हूं कि आखिर ये करेगा कौन? बंसल साहब, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन करेगा क्या? कौन करेगा? मोदी सरकार को ही करना है ना। तो आशुतोष जी, हम सब एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या कल तक, 8 दिन तक, 15 दिन में चिंता, 4 साल से चिंता में है, 4 साल से कोई निर्णय लिया नहीं आपने। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह रहा है कि आपने जो डिक्लेयर कर दिए 42,000, उसमें से 2,000 कोई डिपोर्ट किया है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो क्या पॉलिसी है ये तो बता दीजिए कि चुनाव में सिर्फ वोट लेने की पॉलिसी क्या है ये बता दीजिए, उसको बताइए देश राजीव जेटली जी कि 40 लाख लोगों को करने की। राजीव जेटली जी, पॉलिसी क्या होगी ये तो बता दीजिए। देश की सरकार प्लीज एक मिनट राजीव जेटली जी, ये तो स्पष्ट कर दीजिए कि भाई घुसपैठिए की शिनाख्त कर ली तो पॉलिसी क्या होगी, कैसे आप बाहर निकालेंगे साहब? बिल्कुल पॉलिसी वही होगी जो पॉलिसी राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी। जिस पॉलिसी के बाद फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी आई, जिस पॉलिसी पे राहुल गांधी जी चल रहे हैं, हम कहते हैं उसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। हम उसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। समझ नहीं पा रहा राजीव जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? बनाई थी, जिन्होंने कहा था कि इस देश, एक सेकंड मैं बता रहा हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। हम ये कह रहे हैं उस पॉलिसी को जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं तब राहुल गांधी जी कपिल सिब्बल जी को भेजते हैं, तब राहुल गांधी जी अपने लीडर्स को भेजते हैं वकालत करने के लिए। राजीव जी आप जवाब नहीं, राजीव जी आपके गृह राज्य मंत्री आकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दें कि बांग्लादेश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, बांग्लादेश को हमने कोई कमिट नहीं किया कि हम डिपोर्टेशन नहीं करेंगे। ये एक बार ऑफिशियल स्टैंड तो बता दीजिए आप। बांग्लादेश कह रहा है कि देखिए सवाल पर सवाल नहीं हो सकता। एक सेकंड, मैं जरा क्षमा चाहूंगा, सवाल पर सवाल नहीं हो सकता। मुझे ये समझ, राजीव जी स्पष्ट, राजीव जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। न्यूज नेशन पर इतना तो स्पष्ट कर दीजिए कि सरकार की नीति क्या होगी, कोई नीति है भी या नहीं, या नीति भविष्य में बनेगी? सरकार की एक ही नीति है जी, इस देश के नागरिक को, इस देश की संप्रभुता के साथ, इस देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जो अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे हैं, जिस देश से भी आए उस देश में उनको वापस भेजा जाएगा। कैसे भेजेंगे ये तो बताइए। एक भी नागरिक, हिंदुस्तान के पास कोई डिपोर्टेशन पॉलिसी है ही नहीं किसी भी तरीके से। आप जानते हैं
70 साल के हमारे आजादी के इतिहास में हमने आज तक इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनाई है जिसमें इलीगल माइग्रेंट को हम उठाकर अपने देश से बाहर भेज सकें। कोई कानून नहीं है देश में। किस कानून के तहत आप बाहर भेजेंगे? मैं यही तो बोल रहा हूं, जो पॉलिसी भेजा है अजय जी, जो पॉलिसी इंदिरा गांधी जी ने बनाई, 1.5 लाख लोगों को हमने भेजा है जो असम में रह रहे थे उन लोगों को। रागी जी प्लीज। ऐसा है अजय जी, वो कहाँ गई पॉलिसी? वो ऐसा है अजय जी, पॉलिसी का प्रश्न कहाँ से आ गया जब आपने 1.5 लाख को भेजा है? तो अजय जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 1.5 लाख लोगों को भेजा गया है, वो सरासर झूठ है। शायद उन्हें पढ़ा ही नहीं है कि आईएमडीटी एक्ट के बाद अरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है रागी छोड़ो यार, मैं नहीं बाद कह में रहा बात करेंगे। आप जरा सुन लो पहले, आप पढ़ लेना तब आप हमसे बात करना। मेरा रिसर्च किया हुआ है इस इशू पे। देखिए, दो ही रास्ता है जी, या तो आप कोर्ट का फैसला आप उनको डिटेक्ट करके, या तो उनको उनकी जो नागरिकता है आप उसे डी रिकॉग्नाइज कीजिए जी, और बैचेस में उनको भेजने की व्यवस्था कीजिए। ये बहुत बड़ा काम है। आप देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय मुश्किल से महाराष्ट्र के अंदर 2000 बांग्लादेशियों को ट्रेन पर बिठा करके भेजने की व्यवस्था की गई थी। और सारी पार्टियां, ममता बनर्जी से लेकर के चंद्रबाबू नायडू तक, इनकी सबकी अपनी अपनी मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी है, उसको ये बचाना चाहते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। आप माफ कीजिएगा, जैसे ही ये बात आती है, जैसे ही ये बात आ जाती है, और एक बात बता देते हैं, इस देश में हिंदू और मुस्लिम का प्रश्न क्यों नहीं खड़ा होगा? आखिर इस देश का विभाजन उसी आधार पर हुआ था। जैसे ही न्यूमेरिकल डेमोग्राफी मुस्लिमों की बढ़ती है, इस देश के लिए खतरा है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं। दलवी साहब, एक मिनट रोकना पड़ेगा आपको। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे फिर वापस घुमा कर कह दी। दलवी साहब, इसका जवाब दीजिए प्लीज, तुरंत। साहब, मुझे 70 साल ऐसी बातें सुनते हुए इसको कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं बात कर रहा हूँ रोहिंग्या पे। पहली चीज तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अवैध रूप से, शायद आशुतोष भी मेरे साथ होंगे, जो भी रह रहा है उसको जाना चाहिए। जाएगा कैसे? आज ही प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 प्रोजेक्ट का उन्होंने जो अनावरण किया है। बांग्लादेश सबसे फेवरेट नेशन बन चुका है। बांग्लादेश के जो स्पीकर हैं, उन्होंने ऑन फ्लोर कहा कि हमारे साथ एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं हुई है। बांग्लादेश की जो मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा, किरण रिजिजू ने हमको आश्वासन दिया। हम सीधे जेटली साहब से पूछ रहे हैं कि हम और बंसल साहब आपके पीछे खड़े हुए हैं। इन रोहिंग्यास को कहाँ भेजेंगे? बांग्लादेश बॉर्डर भेजेंगे, मणिपुर के जरिए म्यांमार में भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? जवाब देंगे बात नहीं। अरे पहले सुना करिए, हर बात में मच्छी खा कीजिए। कोई सारी देश आपसे ये सवाल पूछ रहा है, बंसल साहब और मैं दोनों सवाल पूछ रहे हैं। बांग्लादेश से एनआरसी डिस्कस की जाएगी क्या? अरे भैया, हमारे देश की पॉलिसी है, बांग्लादेश की पॉलिसी नहीं है। आप मुझको ये बताओ, बंसल साहब और मैं पूछ रहे हैं, ये रोहिंग्या को कैसे बाहर भेजोगे? सुनिए, रोहिंग्या के साथ कोई एग्रीमेंट है? मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। रोहिंग्या मुसलमान के $2 करोड़ $2 करोड़ आपने दिए हैं रोहिंग्या के लिए। कहाँ करेंगे आप? इनको बांग्लादेश के रास्ते भेजेंगे, मणिपुर के रास्ते। विदेश मंत्री कहते हैं रोहिंग्या मुसलमान से खतरनाक कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, खतरनाक है। हमने आतंकवादी भी हैं, स्थापित किया तो हमारे देश को खतरा बन जाएगा। और आप लोग देखिए, भारत में आपकी सारी बात को, जो लोग मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं, उनकी वकालत यहाँ अरे भैया, जेटली साहब अपना ही देश लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अब जवाब देने का वक्त आ गया आपका। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बंसल साहब सुनिएगा ध्यान से। और मैं बंसल साहब से भी और विनोद बंसल जी और जेटली दोनों का बड़ा सम्मान करता हूं। मुझे सिर्फ 30 सेकंड सुन लें आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तमिल समस्या थी, इलम था, तो वहां से जो भाग कर शरणार्थी आए, उन लोगों में से कुछ लोगों ने जाके हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कत्ल किया, मर्डर किया। ये एक सच्चाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। तो भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र के अंदर सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को श्रीलंका से जो तमिल भाग के आए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कत्ल किया, उनको भगाने के बारे में इनकी क्या योजना, ये स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरी बात, बंसल साहब ये कह रहे हैं कि बंसल साहब हिंदुत्व के समझदार आदमी है। इस देश के अंदर चाहे शक हो, हूण हो, कुरान हो, फारसी हो, मंगोल हो,
सब इस देश के अंदर आए और हिंदुओं ने उनको गले लगाकर स्वीकार किया। अरे पुरानी बातें छोड़ दीजिए। अरे आप हिंदू धर्म को थोड़ी बदल सकते हैं। बंसल साहब, आप अगर हिंदू धर्म को बदलना चाहते हैं, उसको इस्लाम बना देना चाहते हैं, क्या बात अलग है। मैं तो हिंदू धर्म की बात करता हूं जो सबको गले लगाता है, चाहे शक हो, चाहे हुस्न हो, चाहे कुरान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, सबको गले लगाता है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि उन तमिल घुसपैठियों ने जिन्होंने हिंदुस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री का कत्ल किया था, ऐसे शरणार्थियों के बारे में सरकार क्या कहे? हम अभी रोहिंग्या पर खत्म करिए। हम देखिए जाएंगे कैसे? हम उस तरफ जा ही नहीं रहे क्योंकि बहस का बहुत अलग मुद्दा हो जाएगा। हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आशुतोष बहस बहुत ज्यादा भटक जाएगी। मैं जरा इसको अभी यहाँ फोकस करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर आज बात कीजिए सरकार की क्या नीति स्पष्ट करना चाहिए। जफर अमीन साहब, सरकार ने बताइए तो सही। अरे शरणार्थियों घुसपैठियों को अरे जिन्होंने राजीव गांधी का कत्ल कर दिया, अरे आशुतोष जी मुझे बताइए, आप अगर नेता होते तो समझ में आता। आज अब मैं तो इसीलिए तो मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। दर्द मैं जानता हूं, मैं इसीलिए सवाल खड़ा कर चलिए, हम सब एक दूसरे का दर्द जानते हैं, लेकिन मुद्दे पर वापस लौटते हैं। प्लीज मुद्दे पर वापस लौटते हैं। एक दुश्मन है, एजेंडे को सार्थक करने के लिए। बिल्कुल, आइए जरा मुद्दे पर वापस लौटते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री आशुतोष प्लीज एक मिनट, आशुतोष प्लीज एक मिनट, आशुतोष प्लीज। जफर अमीन साहब, मैं सीधा आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी क्या सोच रखती है रोहिंग्या के बारे में? स्पष्ट बताइए, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, पहचान हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं होना जैसे राम भक्तों को मरवाया था, कोई क्या आप रोहिंग्या मुसलमानों को भी उसी तरह से करवाओगे? सरकार सुनिए अरे भाई सुनिए, आप तो बीच में बोल रहे हैं, आप अपने पूर्वजों को भूल गए। आप कह रहे पुरानी बातें छोड़ दीजिए बंसल जी। जब आप अपने पूर्वज के नहीं हुए तो आप देश के क्या होंगे? मैं अपने बहुत सीधी सी बात है। अभी आपने आशुतोष जी के लिए कहा पुरानी बातें भूल जाइए, पुरानी लोगों को भूल जाइए। आप अपने पूर्वज को भूल के यहाँ बैठे हुए, हम लोग अपने पूर्वज को नहीं भूल सकते। मैं तो पूर्वजों को याद करूंगा। आप दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे हैं, भूल जाएंगे। आप दूसरे की बात भी तो सुनिए कि बच्चों से गलती हो जाती है। आपका पूर्वज ये कहते हैं कि राम भक्तों को मरवाने में मुझे गर्व का महसूस होता है। अरे भाई, आपके जेटली ने क्या कहा था? जेटली जी ने जो मुझे लगता है कि हस्तक्षेप कुछ ज्यादा ही करना पड़ रहा है आज मुझे। अभय जी मैं जरा आपके पास आना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी और कहती है कि आप सभी बुराइयों की इस देश में उसकी जड़ है। आप जो कुछ आज देश में बुरा है सब कुछ आपने किया है, यहां तक कि घुसपैठियों को भी हिंदुस्तानी आपने बना दिया है। भाई आप क्या क्या करते रहे और कब तक करते रहेंगे ऐसा? देखिए, इस पर यदि देश में यदि आप पब्लिक ओपिनियन लेंगे तो इस पर सर्वसम्मति मैं यही जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से जी कि भारतीय जनता पार्टी ये तय तो कर ले आखिर कि कितने दिनों तक प्रतिपक्षियों के सिर पर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ते रहेंगे। डिलीवरेबल्स पूछ रहा है हिंदुस्तान महंगाई के आग में जल रहा है, ये जवाब ट्यूमर खड़ा कर दें। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लगातार रिपोर्ट दे रही है, प्रधानमंत्री जी के लिए कह रही है कि स्वच्छता अभियान, स्मार्ट सिटी 1.8 से 20% भी पैसा खर्च नहीं हुआ। गंगा की झूठी सौगंध खाई, मां गंगा को और मेला कर दिया। इकोनॉमिक इरोजन की स्थिति हिंदुस्तान में है। 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कोलैप्स हो गई, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया। आपने तो एक सांस में सब गिना दिया। थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा सांस लीजिए। राजीव जी मुझे सिर्फ घुसपैठियों के मुद्दे पर बताइए कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। मेरे पास वक्त अब मुश्किल से 4 मिनट का बचा है। कम से कम इस डिबेट से कुछ तो सार्थक चीज हम अपने दर्शकों को बता पाए। राजीव जी सिर्फ इतना बता दीजिए, घुसपैठियों को कैसे बाहर निकालेंगे? टाइम बाउंड प्रोग्राम पहले तो मैं इनका जवाब देता हूं, वो बहुत छोटा सा, केवल इतना बोलना चाहता हूं। असम के अंदर जो हमारे देश के मूल नागरिक थे
उनका कत्लेआम किसने बचाया? उनका उसने मचाया जो लोग अवैध रूप से असम के अंदर घुसपैठ कर गए थे। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। मरने वाले कौन थे? सभी हिंदू थे। बाकी लोग जो बाहर से आए वो बाहर के गए। सुनते रहे पूरी बात। कोकराझार में जो वो उसकी आप बात कर रहे हैं, अब इनकी पॉलिसी साल हो गए की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, कोकराझार में उसकी बात कर रहे हैं। जब हम अवैध घुसपैठियों की बात करते हैं तो इनकी पॉलिसी चलती है। प्रिंसिपल जी को आगे भेज देते हैं, खुर्शीद जी को आगे भेज देते हैं और उन्हें कहते हैं उन लोगों का पक्ष रखिए जिन लोगों को करने को केवल कांग्रेस के नेताओं बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर दहलवी साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरकार हर बहस की शुरुआत होती मुद्दे पर है और आती हिंदू मुसलमान पर है। अंततः बात यह है कि क्या मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जगह बनेगी जो शरणार्थी के तौर पर या फिर घुसपैठिए के तौर पर हिंदुस्तान में जमे बैठे हैं? पहली चीज अजय संक्षेप में से 3 बातें कह के मैं खत्म करूं। पहली चीज तो ये कि मुझको भारतीय संविधान और भारतीय जनता पे पूरा विश्वास है, मैं भारतीय हूं, भारतीय रहूंगा। दूसरी बात यह है कि जो भी अवैध रूप से भारत में रह रहा है उस आखिरी व्यक्ति को भी भारत से जाना होगा। ये सच्चाई की बात है। पर ये भेजेंगे कैसे? ये बंसल साहब ऐसे चीखते रहेंगे, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बताएंगे नहीं कि अवैध रूप से रहने वाले लोग जाएंगे कब। और आखिरी और अंतिम बात, इस देश में 7.5 लाख मधेसी नेपाली रहता है, मधेसी नेपाली रहता है, जिसके नाम पे पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी और आज नेपाल हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। उनके बारे में इनकी क्या राय है? और अंतिम और आखिरी बात सुना करो बंसल साहब, तुम ज्यादा चीख सकते हो। अंतिम और आखिरी बात बताएं, कांग्रेसियों ने क्या करा, इनको कब निकाला जाएगा? इन 48 महीनों में 4 लाख कश्मीरी पंडितों में 4 को भी ये कश्मीर वैली वापस नहीं भेज सके। इस सरकार की नाकामी ये है। वेस्टर्न पाकिस्तान से आए हुए 2.5 लाख लोगों में 3 लोगों को भी भारत की नागरिकता नहीं दे पाए, ये इनकी नाकामी है। ये हिंदू विरोधी है, हिंदुओं को ठगने वाले हैं। 16 लाख बांग्लादेशी हिंदुओं को ठगने वाले लोग हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं से वादे किए थे, बंसल साहब आप हिंदुओं को ठग रहे हैं, इतना बड़ा आरोप, इनका दमन क्यों कर रहे हैं? हिंदुओं के ठगने वाले हो तुमने, मासूम हिंदुओं को ठगा है। 4 लाख कश्मीरियों में से तुम्हारी नाकाम सरकार 4 कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं भेज पाई। किसी और कश्मीरी पंडित को राज्यसभा में नहीं भेज पाई। तुम बात करते हो कश्मीरी पंडितों की, तुमको पूरे जम्मू कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित क्षमा चाहता हूं, मेरे पास वक्त कम है, बंसल साहब क्षमा चाहता हूं, वक्त कम है। रागी जी आखिरी टिप्पणी आपकी। रास्ता कोई है या हम बस बहस करते रहेंगे और बहस का मुद्दा चुनाव तक पहुंच जाएगा? मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सोच क्यों नहीं बनती है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अमेरिका की सरकार ने अपने यहाँ एक जोला वुड को एक एम्बेसडर बनाना चाहा था भारत के अंदर जी। उनको इसलिए सीनेट ने अप्रूव नहीं किया क्योंकि उन्होंने टर्की के एक मेड को अपने यहाँ इलीगल तरीके से 3 साल तक रखा था। और हैरानी की बात है कि 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी यहाँ पर आकर के रह रहे हैं जी। नागरिकता पा चुके हैं, गलत तरीके से नागरिकता पा चुके हैं। आसाम की पूरी डेमोग्राफी अप टू काजीरंगा पार्क, पूरा आसाम जो है वो बांग्लादेश दिखने लगा है। ये ऐसी स्थिति विकट हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के अंदर 62 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिसकी पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है बांग्लादेशियों के साथ, और फिर भी ये देश सोया हुआ है। देश के लिए सभी पार्टियों को एक साथ नहीं आना चाहिए? क्या देश के लिए सभी पार्टियों को एक साथ नहीं आना चाहिए? जी कई देशों की डेमोग्राफी इसलिए बदल गई है, उनका रिलीजन इसलिए बदल गया क्योंकि डेमोग्राफी। बंसल साहब प्लीज, आप कह चुके, मुझे बस अभय जी की बात सुन लेने दीजिए। जी अभय जी प्लीज। मैं देश ने एक अच्छा सर्जन चुना कि आप बीमारियों का इलाज कीजिए। वो बीमारियों की व्याख्या में ही व्यस्त है, ऑपरेशन करना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वोट मिलते रहे मुझे और मैं इनका बखान करता रहूं। नहीं ऐसी बात नहीं है। सर्जरी हो जाए, सर्जरी करने की छोड़ दीजिए, एक छोटा सा प्रयास होता है। आप बताइए तो सही क्या रास्ता है? सिर्फ आप दोषारोपण करने की अपेक्षा आप बताइए, देश जानना चाहता है। बस ये आखिरी अवसर है, आखिरी कुछ महीने शेष हैं। देश सच्चाई जान गया है कि देश जानना चाहता है। जेटली जी सर्जन समझ के लाए, देश जानना चाहता है। डॉक्टर 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। जेटली जी
जाएंगे कैसे, कब जाएंगे? देखिए, पहली बात तो बहुत अच्छी बात इन्होंने इस बात को तो माना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बीमारियों की व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने बीमारियों को आइडेंटिफाई किया है और अरे हमने कह दिया आखिरी में, प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोला, सरकार के लिए बोला है कि झोला छाप सरकार आ गई डॉक्टर के रूप में। बड़ा मुश्किल है किसी भी मुद्दे पर एक राय कायम कर पाना, अपने आप में बड़ा मुश्किल है। आशुतोष, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, मेरे पास सिर्फ 15 सेकंड है। आशुतोष प्लीज। मैं तो बड़ी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी देश के पिछले 30 सालों में सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं जी, और 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो और असम में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 1.5-2 साल के अंतर्गत टाइम बाउंड तरीके से कोई ना कोई कार्यक्रम बना के यह समय दे देंगे, कितने दिनों में हम निकाल देंगे, तो रास्ता बन सकता है इसका। एक बात मैं रागी जी से कहना चाहता हूं, रागी जी, अब देश सोया नहीं है। अगर मोदी जी के रहते भी अगर देश सोया हुआ है, 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद भी सोया हुआ है, तो जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। आशुतोष तो नहीं, बंसल साहब कह रहे हैं आप समर्थन करेंगे कि नहीं? समर्थन करेंगे ना? अगर ऐसा होगा तो चलिए। आशुतोष समर्थन कर रहे हैं आपका। मैं इस देश के अंदर जो भी घुसपैठिया और इलीगली है, बंसल साहब कम से कम एक मुद्दे पर एक राय हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल आज हमने आपके सामने रखा, क्यों आखिरकार रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना क्यों नहीं जायज है? बिल्कुल जायज है, लेकिन उन्हें पहले पहचान कीजिए, बाहर निकालिए। ये कब होगा इसका इंतजार हम सबों को है। बन रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन न्यूज नेशन में अभी और खबरें बाकी हैं, बन रहिए हमारे साथ। पुणे का आरोप लगाया